नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की नए जोश के साथ, सरकारी मास्टर सीरीज के साथ। टॉपिक का नाम है हमारे समास। तो चलिए आज हम समास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ठीक, अब समास होता क्या है, समास कहते किसको हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिए समास का अर्थ, समास का मतलब। समास का मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। समास को हम संक्षेप भी कह सकते हैं, संक्षेपीकरण भी कहते हैं और संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। ठीक, तो ये तीन अर्थ में से कुछ भी लिखकर अगर आता है तो आपको सही करके आना है। क्या है समास का अर्थ? संक्षेप, संक्षेपीकरण और संक्षिप्तीकरण। ठीक, और समास का विलोम, समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए समास विग्रह क्या होता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को, जैसे हथकड़ी। तो हथकड़ी मतलब क्या है? देखो, एक तो हो गया हाथ और दूसरा हो गया कड़ी। हाथ और कड़ी दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनसे जो एक नया शब्द बन रहा है, जैसे हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो ये एक विग्रह हो रहा है इसका, तो ये अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कि हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समास विग्रह। तो समास विग्रह ऐसे होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है कि समास होता कितने प्रकार का है। तो समास के जो प्रकार हैं तो वो हैं 6। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। क्या है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। समास के कितने भेद हैं? तो समास के भेद हैं 6। अब देखिए समास के मुख्य भेद कितने हैं। तो समास के मुख्य भेद कौन से हो जाएंगे? समास के मुख्य भेद हो जाएंगे हमारे 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब देखिए ये 4 कौन से हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। अब रह गया हमारा कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखा गया है। इस चीज को याद रखना है कि अगर हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाए तो आपको 6 लगाना है। ठीक है, और यदि पूछा जाए समास के मुख्य भेद कितने हैं तब आपको 4 लगाना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं समास का संधि विच्छेद। अब समास का संधि विच्छेद कैसे होगा? समास को जब हम तोड़ते हैं तो समास हमारा लिखेगा सम, सम, धन, आस। ठीक है, ये हो गया समास का संधि विच्छेद। अब सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है पास या समीप। ठीक है, और आस मतलब क्या होता है? बैठाना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि समास में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, समास में कौन सा उपसर्ग है? तो समास में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि अव्ययी भाव समास में किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगा होता है। क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगा होता है तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब देखिए क्या है कि इसकी परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद अव्यय हो। क्या हो? पहला पद अव्यय हो तथा पूरा समस्त पद अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए कैसे। अव्ययी भाव समास में कुछ हमारे अव्यय होते हैं। ठीक है, ये कुछ अव्यय हमको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप लोग को याद रखने हैं। कौन से दिए गए हैं? ये वाले, ये आपको याद रखने हैं। जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया, साथ है, बिना है, भर, पूर्व, यथार्थ और आदि। ये आप लोग को याद रखने हैं। और इसमें क्या होता है कि पहला पद उपसर्ग होता है। ये आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद। किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद की। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है।
इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। इस चीज को याद रखना कि पूर्व पद प्रधान होता है या तो अव्यय होता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, कि यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक, अब जैसे आपके उदाहरण हो गए प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, ठीक है, आजीवन, भरपेट, सब परिवार। ठीक, ये आपके उदाहरण हैं। अब क्या करना है कि इसका जो है ना विग्रह कैसे होगा। ठीक है, जैसे यथा संभव हो गया या फिर यथा समय हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रत्येक दिन हो गया, ठीक है, दिन भर हो गया, मनमाफिक हो गया। ठीक, ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। और आप लोग को इसमें एक चीज और याद रखनी है, यदि पूर्व पद और उत्तर पद समान हो, क्या हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो या किसी नदी के नाम के आगे संख्या हो। देखिए पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब जैसे आपको दिया है माता, ठीक है, और फिर से आपको दिया है माता, तो ये हो गया पूर्व पद। ये कौन सा हो गया, पूर्व पद, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद यदि समान है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। और किसी नदी के आगे यदि संख्या लगी हो तो वहां पर भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास की जो परिभाषा होती है यह होएगी जाके कि किसी भी समास का पहला शब्द यदि संख्यावाचक हो। देखिए द्विगु, द्विगु में अपने आप में संख्या दिख रही है, तो किसी भी समास का यदि पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान। क्या है, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान, तो वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या है, संख्या प्लस संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। कौन, संख्या और संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। इसकी ये विशेष बात है, ये याद रखिएगा, ठीक। यह समास मुख्यतः संख्यावाचक पदों से बना होता है, ठीक। पहला पद इसमें संख्या ही होगा, संख्या प्लस संज्ञा, संख्या प्लस संज्ञा से मिलकर एक नया शब्द बनेगा। का, की, के का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। अब जैसे उदाहरण इसके देखते हैं, त्रिलोक, सप्तऋषि, पंचवटी, ठीक है, द्वादश राशि, चतुर्मुख। अब इसमें क्या है, 3 लोक हो गया, 7 ऋषि हो गया, 5 वट हो गया, 12 राशियां हो गई और 4 मुख हो गया। तो इसमें आगे संख्या दी हुई है, तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक। अब देखिए अगला देखते हैं, द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होगा कि द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए बहुत आराम से समझा रहे हैं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी मास्टर बनने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अपना अस्तित्व होता है। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अपना अस्तित्व होता है और दोनों विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ठीक। दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक। कुछ बहुत जरूरी बातें हैं इसकी, आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अपना अस्तित्व होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये देखिए, विपरीत माता और पिता, दिन और रात, सुख और दुख, राम और लक्ष्मण, आग और पानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह मतलब जैसे माता पिता के बीच में ये लगा है तो ये हमारा कहलाता है योजक चिन्ह, ठीक है। दिन रात के बीच में लगा है, सुख दुख के बीच में लगा है, राम लक्ष्मण में लगा है और आग पानी में लगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बीच में और शब्द का लोप होता है, और शब्द भी लगा है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपसे परीक्षा में कभी पूछ सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं।
आपसे पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, ये आपको याद रखना है। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ भी चुका है कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, अब देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर महत्व रखते हैं, आपको पता है। यदि दोनों पदों के बीच में और कहाँ लगा है, ये बताया ना आपको, ये और लगा है, तो और लगा होता है। ठीक है, ठीक है, माता पिता, दिन रात, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ये उनसे बनता है। और इसमें क्या होता है कि इसके समस्त पद प्रायः पुल्लिंग होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक, कि ये जो है ना प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक, और इनका अंतिम पद के अनुसार इनका विग्रह होता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और द्वंद्व समास में और शब्द लगा होता है। ठीक है, अब देखिए, द्वंद्व में और अव्ययी भाव में फर्क क्या है। अव्ययी भाव में क्या था, माता माता। ठीक है, लेकिन द्वंद्व में क्या है, माता और पिता। देखिए कहाँ फर्क मिला, ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों अलग हैं। तो जहां दोनों एक से मिल जाए, माता माता, पिता पिता, दिन दिन, रात रात, ठीक है, वहां हमारा अव्ययी भाव जाएगा। लेकिन जहां पर माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, राम लक्ष्मण, आग पानी, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास जाएगा। ये बहुत छोटा सा फर्क है दोनों में, अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, उत्तर पद की। ठीक है, आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद नगण्य होता है या गौड़ होता है। ठीक है, याद रखना है कि पूर्व पद नगण्य होता है या इसको कह सकते हैं कि गौड़ होता है। और इसमें प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये विभक्तियों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब विभक्तियां क्या है कि आपने विभक्ति पढ़ी होगी कर्ता से। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, आपने कितनी पढ़ी हैं, 8, लेकिन यहाँ कितनी दी हैं, 6। अब देखिए ये 6 कैसे हैं और 8 कैसे हैं। इसमें क्या होता है कि जो कर्ता तत्पुरुष होता है, ठीक है, उसमें नि विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता में क्या होता है, नि विभक्ति होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो पहचानने की ट्रिक होती है वह होती है का, को, से, के लिए, से अलग आदि चिन्हों का जहां लोप होता है वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, कर्म में क्या है, को है, करण में से है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, ठीक है, और अधिकरण में पर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो है ना तत्पुरुष समास 6 विभक्तियों में बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ग्राम गमन, तो ग्राम को गमन मतलब गांव को जाने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या आया, को आया, को मतलब कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ से लिखता हुआ, क्या आया, से आया, से मतलब करण। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या आया, के लिए। ठीक है, अब संप्रदान में क्या होता है, के लिए। आपको हम विभक्तियां भी पढ़ाएंगे। ठीक है, उनको भी ऐसे ही समझाकर याद करवाएंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, सरकारी मास्टर से पढ़ना है और सरकारी मास्टर बनना है। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या है, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त क्या है, ऋण से मुक्त। अब से क्या है, अपादान। अब देखिए ऋण मुक्त, किसी भी चीज से एकदम अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, किसी भी चीज से अलग होना मतलब पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ में दोबारा से हम उस पत्ते को नहीं लगा सकते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को दोबारा से नहीं शुरू कर सकते हैं तो वहां पर हमारा अपादान होता है। अपादान तत्पुरुष का मतलब होता है किसी भी चीज से एकदम से अलग हो जाना। ठीक, अब देखिए राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक, संबंध हो गया, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। किसका पुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, किसका जल, गंगा का जल। किसका जल, गंगा का जल। ठीक है,
अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि में और परकारक का, ठीक है, ये होता है। अब जैसे गृह प्रवेश, ठीक, अब गृह प्रवेश क्या हो जाएगा, घर में प्रवेश, किस में प्रवेश, घर में प्रवेश। तो आप लोग को ये याद रखनी है, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। एक ही चीज को कई तरीके से कहने के तरीके हैं, एक ही चीज को हम कई तरीके से कह सकते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, या तो अंतिम पद प्रधान होता है। बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। अब शुरू करते हैं कर्मधारय समास, ठीक। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष और उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, जिस समास में विशेषण और विशेष दोनों प्रधान होते हैं वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो विशेष बातें हैं वो आपको याद रखनी है। विशेषण प्लस विशेष क्या मिलके बनेगा, कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषण भी होगा और विशेष भी होगा, दोनों मिलके कर्मधारय समास बनाते हैं, ठीक है। पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक, और जो दूसरा पद होता है या उत्तर पद होता है वह हमारा विशेष्य होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए, जैसे अब विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह हमारा विशेषण कहलाता है। अब विशेष्य क्या होता है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, क्या है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे लड़की अत्यंत सुंदर है, तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है और लड़की को क्या बोला गया है कि सुंदर है, ठीक है। लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता हो गई। तो जो शब्द इसकी विशेषता बता रहा है वह हो गया हमारा विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। तो सुंदर चला गया हमारा विशेषण में। अब क्या था, लड़की थी, क्या था, लड़की थी। अब लड़की हमारी अत्यंत सुंदर सुंदर है, ठीक है। अब लड़की क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा विशेष, क्या हो जाएगा, विशेष, ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, ये जो अत्यंत आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपने लड़की को विशेष्य बता दिया, सुंदर को विशेषण बता दिया, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह हमारा प्राविशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा वह प्राविशेषण कहलाएगा। तो ये जो सेंटेंस अभी बोला था, वाक्य, ठीक है, तो कि अत्यंत सुंदर है, ठीक है, तो ये जो अत्यंत है ये हमारा प्राविशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, नीलकमल। थोड़ा सा ये गलत हो गया है तो इसको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। नीलकमल मतलब इसका विग्रह बताते हैं। नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, ठीक है। लाल गुलाब मतलब लाल है जो गुलाब। तो इसके इसके समास विग्रह कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बहुब्री समास क्या होता है। बहुब्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दो हैं अप्रधान होते हैं, ठीक है, और किसी तीसरे पद का अर्थ निकाल रहे होते हैं। अब देखिए कैसे, ठीक है, जैसे इसका हो गया पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीला है अंबर जिसका, ठीक है। जैसे हो गया चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज मतलब चार भुजा हैं जिसकी। अब चार भुजाएं किसकी हैं, चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं विष्णु जी की। चतुर्मुख, ठीक है, चार मुख हैं जिसके। अब बताइए चार मुख किसके, तो चार मुख हैं ब्रह्मा जी के, ठीक है। नील कमल, जिसके पास नीला कमल है। अब नीला कमल किसका है, भगवान विष्णु के पास है, ठीक है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, कितने, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल इंसान रहा होगा, मतलब तीसरा व्यक्ति। कौन हो गया, रावण, ठीक। ऐसा समस्त पद जिसका विग्रह करने पर किसी तीसरे का अर्थ निकलता है तो वहां पर हमारा बहुब्री समास होता है। क्या है,
ऐसा समस्त पद जिसका विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो देखनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। आपको इससे रिलेटेड, आपको जो भी सीरीज चलाई जा रही है उससे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ और क्विज आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए आगे। सरकारी मास्टर से पढ़ते रहिए, सरकारी मास्टर बन के दिखाइए। हमारा लक्ष्य है आपको पढ़ाना, आपको सरकारी मास्टर बनाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।